आपने सक्सेसफुल ब्रीडिंग समझ ली और सक्सेसफुल ब्रीडिंग को अचीव कर लिया, तो फिर कोई भी फार्मिंग बिजनेस, चाहे वो गोट फार्मिंग हो या डेयरी फार्मिंग हो, वो किसी भी अच्छे बिजनेस के सामने खड़ा हो सकता है उसको। अच्छा, इसमें फिर एक और बात है, कुछ जानवर साइलेंटली भी हीट में आते हैं। काऊ को प्रेग्नेंट करने का अमल बच्चा देने वाले दिन से ही शुरू हो जाता है। जैसे एक गांव ने बच्चा दिया, काल्विंग के जो ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है, वो ज्यादा दूध देने की वजह से उसमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ये जो क्योंकि मेरे पास 5 से 6 जानवर ऐसे आ रहे थे जिनमें हर बेस्ट प्रैक्टिस करके हमने आजमा ली। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने फार्म नेक्स्ट डेयरी फार्म के ऊपर। सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग के इस एपिसोड में आज हम देखेंगे कि ब्रीडिंग और रिप्रोडक्टिविटी की क्या अहमियत है। अच्छा, ये वीडियो पहली दफा मैं एक टेक्निकल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम अहमियत के ऊपर बात करेंगे बल्कि जो डिफरेंट किस्म के इश्यूज आते हैं, तो आज हम देखेंगे कि बीइंग अ डेयरी फार्मर मैं उनको कैसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, कभी ये अप कभी डाउन, कभी ऐसा हम 100% कंसेप्शन रेट पे चले जाते हैं और कभी हम 10%, 20%, 25% पे आ जाते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट भी है, क्योंकि जब मैं डेयरी फार्मिंग मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या फार्मिंग की दूसरी एक्टिविटीज स्टार्ट की, तो मुझे साथ दोस्त वगैरह काफी लोग कहते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, ये फार्मिंग अपने आईटी वाले बिजनेस पे ज्यादा फोकस करें और फार्मिंग से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आपने सक्सेसफुल ब्रीडिंग समझ ली और सक्सेसफुल ब्रीडिंग को अचीव कर लिया, तो फिर कोई भी फार्मिंग बिजनेस, चाहे वो गोट फार्मिंग हो या डेयरी फार्मिंग हो, वो किसी भी अच्छे बिजनेस के सामने खड़ा हो सकता है, उसको compete कर सकता है। तो खैर, बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। पहले पार्ट में ये देखेंगे कि जो जनरल पॉइंट्स हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमने 2 तरह के जानवर को ही प्रेग्नेंट करना होता है, या काऊ जिसने पहले बच्चा दे दिया है, या नई आने वाली हेफर। तो पहले सेक्शन में या पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं, और फिर काऊ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, और तीसरे सेक्शन में या तीसरे पार्ट में हम हेफर स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये आ गई, फिर वही आ जाती है बात, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हर चीज को रिलेटेड है। फीड अच्छी होगी तभी आपका जानवर कंसीव करने के काबिल होगा। ये फीड बहुत अहम है, हर चीज में है। आपकी फीड अच्छी है, बीमारियां कम, जानवर हेल्दी, आपकी मेडिसिन का खर्चा कम, और फिर ये ब्रीडिंग में फीड अच्छी है तभी जानवर आपका कंसीव करने के काबिल होगा। अच्छा, दूसरी उसमें बात आ जाती है जो सीमन है। आपने कोशिश करनी है ज्यादातर, यानी कि 99% आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जाना है। ठीक हो गया, क्योंकि वो आपकी एक कंट्रोल्ड इंसेमिनेशन होती है। आप खुद ही डिजाइन कर रहे हैं, अपने आगे आने वाली नस्ल को आप खुद डिजाइन कर रहे हैं, तो इसलिए आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जाना है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फिर आ जाती है सीमन। जो सीमन होता है वो देखना है आपने मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स से लेना है, क्योंकि आपको इर्द गिर्द काफी लोग डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें यह होता है कि उन्होंने सीमन की हैंडलिंग ठीक नहीं की होती। अच्छा, सीमन हैंडलिंग ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को आपने चेक करना है, बल्कि आपने अपनी भी हैंडलिंग चेक करनी है। अभी मेरा फार्म छोटा सा है, सिर्फ 50 जानवरों के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन मैंने अपना 6 लीटर्स वाला कंटेनर लिया हुआ है ताकि सीमन प्रोटेक्टेड रहे, अच्छी तरह उनको हम प्रिजर्व कर सकें और उसकी क्वालिटी पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज ना हो। तो ये बात होगी कि सीमन कहाँ से ले रहे हैं, और आपने अच्छी ब्रीड सेलेक्ट कंपनी सेलेक्ट करनी है। जैसे हम अभी तक हमने 2 कंपनीज यूज की हैं, एसटी जेनेटिक्स या अल्टा, और लाइकवाइज जो उनके फर्दर पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी हम एक ऑथेंटिक सोर्स से लेते हैं। अभी तो रिसेंटली ये भी हुआ है कि छोटा भाई जो कैसर है वो बकायदा जो जिस डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस से जाके उसने वो पिक किए हैं सीमन। तो इतना हम आगे जाके इसको मेक श्योर कर रहे हैं कि सीमन ऑथेंटिक सोर्स से आए और उसकी हैंडलिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये बात हो गई सीमन की।
साथ इसमें हमने बात कर दी कि आपके पास अपना कंटेनर भी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है आपको हीट डिटेक्ट करनी चाहिए, चाहे कौ हो या हेफर हो, तो आपको हीट टाइमिंग कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि हीट जो होती है उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। जब एक जानवर हीट में आता है, पहले एक हीट होती है जिसको आप माउंटिंग हीट कहते हैं, चढ़ने वाली। फिर उसी जानवर की एक और स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग हीट, यानी कि जानवर खड़ा हो जाता है, और फिर लास्ट पे वो स्टेबल होता है। दिस इज व्हेन यू परफॉर्म योर इंसेमिनेशन। अच्छा, इसमें ये कोई 12 से 18 आवर्स का टाइम फ्रेम होता है जिसमें ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये भी परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये तक प्लान कर चुका है। अब जो मॉडर्न फार्म है या जो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं फार्म्स, उन्होंने तो वो कॉलर्स लगाए हुए हैं अपने जानवरों को, तो वो एग्जैक्ट उनको अपना हीट टाइम बताते हैं कि जानवर रात को 12 बजे हीट में आया, सुबह 2 बजे आया। वैसे हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो जानवर हैं 80 to 90% जानवर वो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के दरमियान हीट में आते हैं। तो फिर हमने ये कैलकुलेशन की हुई है। आप इसको ट्राइबल नॉलेज भी कह सकते हैं ना, कुछ हम इस तरह तुक्का लगा के अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे पास अभी डिवाइसेस नहीं है, तो हम उसको फिर भी एक अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एक और वीडियो भी देख रहा था, आजकल वो कुछ गन्स भी अवेलेबल हो गई हैं। तो ये है कि आप 2 या 3 दफा आप रीडिंग लेते हैं, तो फिर आप एक एवरेज बता देते हैं। फिर वो डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी आइडियल हीट रीडिंग है जब मैंने एआई करनी है। अच्छा, इसमें फिर एक और बात है, कुछ जानवर साइलेंटली भी हीट में आते हैं। जैसे एक जानवर है वो हीट में आया हुआ है लेकिन वो आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन ये कि फिर ऐसा है, जब आपको डिवाइसेस चाहिए होंगी, वो कॉलर चाहिए होगा या कुछ और आपको डिवाइस चाहिए होगा, अब आपने उसको जानवर को चेक करना है कि वो क्या वाकई हीट में है या नहीं है। अच्छा, अब वीडियो के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि कौ में उसको कैसे हम कामयाबी से उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं ऑन टाइम। ठीक है। अच्छा, ये माशाल्लाह जैसे हमारी कौ जा रही है, ठीक है। जो कौ होती है उसकी एक हम डेयरी फार्मिंग में जो ये ब्रीड है, हमने ना 1 साल का हमारे पास टाइम फ्रेम होता है। उसमें 305 दिन दूध के होते हैं और 2 महीने 60 दिन उसका ड्राई पीरियड होता है। तो 1 साल में हमने उससे 305 दिन दूध लेना होता है, 2 महीने वो ड्राई पीरियड में जाएगी और एक नया बच्चा लेना होता है। तो ये पूरा कैलकुलेटेड है, यानी कि इट्स लाइक अ मशीन, जिसमें आपकी डेडलाइन है कि आपने विद इन अ ईयर उससे लाजमी आपने बच्चा लेना है, क्योंकि 305 दिनों के बाद उसकी दूध देने की सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। तो वो एक तरह से आपके ऊपर बोझ बन जाएगा जानवर। अच्छा, कौ को प्रेग्नेंट करने का अमल बच्चा देने वाले दिन से ही शुरू हो जाता है। जैसे एक कौ ने बच्चा दिया कॉल्विंग की, तब आपने क्या करना है कि फिर आपने अगले 5-7 दिन 20 दिन उसमें जो इन्फेक्शन है वो चेक करते रहना है। आपने देखना है क्या उसने जेर फेंक दी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने देखना है कि क्या उसका जो अंदर से ना जो आप मैल कहते हैं हम उसको देसी लैंग्वेज में, तो क्या वो निकाल रही है। स्मेल चेक करनी है, इवन कि आपने करीब जाके उसकी स्मेल चेक करनी है, क्या बहुत ज्यादा स्मेल तो नहीं आ रही, ताकि अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको स्मेल आएगी। तो फिर आपने बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि 40 दिन के अंदर, यानी कि एक कौ ने बच्चा दिया, 40 दिन के अंदर आपकी पूरी इंस्पेक्शन होगी। आप उसको मॉनिटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप उसको आफ्टर 2 वीक से आपका डॉक्टर उसको चेक करेगा कि किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद 40 दिन के ऊपर आपने एक 40वें दिन आपका एक मुकम्मल टेस्ट होगा, मुकम्मल चेकअप होगा कि कौ क्लियर है। फिर उसके बाद अगर वो हीट में नॉर्मली नहीं आ रही, नेचुरली हीट में नहीं आ रही, तो फिर आपने प्रोटोकॉल्स शुरू कर देने हैं। क्योंकि जो ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है, वो ज्यादा दूध देने की वजह से उसमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ये जो प्रोटोकॉल्स वाले इंजेक्शन होते हैं, जैसे कंसेप्टॉल है या बाकी साइक्लोमेट वगैरह है, ये हार्मोन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं।
तो फिर जब ये आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उनमें जो हार्मोन्स की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, तो इस तरह जानवर हीट में आ जाता है। तो ये काऊ का ये प्रोटोकॉल होता है कि आपने उसको पहले 40 दिन में ना, आपके 40 दिन वो अहम है जी। तो तकरीबन हमने काऊ को कवर कर लिया। अब हम लास्टली बात करेंगे कि अपनी जो हेफर है, जो नई जवान बछड़ी है, उसको कैसे प्रेग्नेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपने जो चीज चेक करनी है कि उसका जो वेट हो कम से कम वो 325 किलोग्राम और आइडियली 350 किलोग्राम होना चाहिए। फिर उसी तरह आपने सीमन ऐसे वेस्ट नहीं करना, सीमन काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपने फिर क्या करना है कि उसको पहले चेक करवाना है कि वो क्लियर है, किसी किस्म का अंदर इंफेक्शन तो नहीं है। अच्छा, इनमें काउज में और इंसानों जैसा एक और सेम प्रॉब्लम है जो अभी रिसेंटली मेरे नोटिस में आया है कि इनमें भी सिस्ट डेवलप हो जाती है अंदर, जिसको हम रसोली कहते हैं। तो वो डेवलप हो जाती है, तो वो आपने डॉक्टर से चेक करवाना है कि हर लिहाज से आपका जानवर क्लियर हो। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करता चलूं कि जो वेट है, जो बॉडी स्कोर है, उसको भी आपने एक खास अंदाज से रखना होता है। अगर आपकी हेफर है वो 400 प्लस केजी पे चली जाएगी, जितनी भी फिर वो मोटी होती जाएगी, फिर भी आप उसमें इश्यूज आना लग जाएंगे उसको प्रेग्नेंट करने में। एंड लाइक वाइज, चाहे मिल्किंग काऊ है, अब किसी वजह से उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम है, वो ज्यादा इनटेक है उसका वजन अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये तो है कॉमन बातें। इसमें जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मुझे एक चीज मिली जिसको मैं कहता हूं गेम चेंजर। और अगर वो चीज अगर आप नहीं यूज करेंगे तो मेरा ख्याल है आप बड़े लेवल पे जब आपको ये प्रॉब्लम आएगा तो आप स्टक होकर रह जाएंगे। और वो गेम चेंजर चीज जो है वो है अल्ट्रासाउंड। क्योंकि मेरे पास 5 से 6 जानवर ऐसे आ रहे थे जिनमें हर बेस्ट प्रैक्टिस करके हमने आजमा ली, सीमन भी अपना, वीए भी एक्सपर्ट, हर चीज आजमा ली। लेकिन जब एक जानवर के अंदर ऐसा इंफेक्शन है या सिस्ट है जो ह्यूमन हैंड के साथ डिटेक्ट नहीं हो सकता, फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर वो सीमन ही वेस्ट हो जाएंगे उसके ऊपर। तो फिर हमने एक और डॉक्टर को बुलाया जिनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन थी, तो उन्होंने फिर हमें डायग्नोज करके दिया। तो होपफुली अब वो हमारे जानवर, उनकी एआई हो गई है, तो हम काफी हद तक पूरी उम्मीद है कि वो क्लियर हो जाएंगे और प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, तो आपने अपने इलाके में किसी ऐसे डॉक्टर को भी ढूंढना है जो अल्ट्रासाउंड, आपके जानवरों का अल्ट्रासाउंड कर सके। एक ह्यूमन आई से हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर क्या इन्फेक्शन चल रहा है, ना जानवर की कोई जुबान है जो बता दे। तो इसलिए आपने अपने इलाके में ऐसा डॉक्टर ढूंढना है जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर महारत रखता हो, ताकि, क्योंकि मैं देख रहा था कि गोट्स में भी आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या गोट प्रेग्नेंट है? समटाइम्स आप एक जानवर को प्रेग्नेंट समझ रहे होते हैं, 5-6 महीने बाद पता चलता है जी ये तो एम्प्टी है। तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, टाइम, सीमन की कॉस्ट, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो आज मैंने कोशिश की है कि एक टेक्निकल अंदाज से आपको बता सकूं कि सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। और आज मैंने पहली दफा टेक्निकली भी इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। हैप्पी फार्मिंग।